नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और हमारे साथ मौजूद हैं एन के सूद साहब, फॉर्मर रॉ ऑफिसर। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार पांडे जी, शुक्रिया बहुत बहुत। सूद साहब, आज हम थोड़ा बात करना चाहेंगे मिडिल ईस्ट की। तेहरान में जिस तरह से फिलिस्तीन के फिलिस्तीनी जो नेता थे इस्माइल हानिया, उनकी जिस प्रकार मौत हुई, उनको जिस प्रकार वहां पर मारा गया, उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि इनको मारने की जो प्लानिंग थी वो महीने भर पहले कर ली गई थी। यानी कि वहां आने वाले थे जो जो अमेरिका जो ईरान के जो नए राष्ट्रपति हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें फॉरेन डेलीगेट्स भी आने वाले थे। भारत के नितिन गडकरी भी थे उसमें, भारत की ओर से नितिन गडकरी गए हुए थे उस कार्यक्रम में, और उस दौरान वो हमला हो जाता है। और विदेशी नेताओं की मौजूदगी में इस प्रकार का हमला, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और इनको मारने की जो प्लानिंग थी इस्माइल हानिया को, वो कर दी गई थी। कम से कम 2 महीने पहले इनकी प्लानिंग हो चुकी थी। और ये खबर भी आई है सबसे चौंकाने वाली कि जिस गेस्ट हाउस में वो ठहरे हुए थे, उसमें वो जो बम था, एक बम स्मगल करके लाया गया और उसको वहां रखा गया, और उसके बाद उसको रिमोट कंट्रोल से उसको उड़ा दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह हवाई हमला था। सूद साहब, ये जो हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एजेंसी इसी तरीके से काम करती हैं। जैसे अगर आपको याद होगा कि दाऊद को मारने की तैयारी की गई थी, प्लानिंग की गई थी अजीत डोभाल के द्वारा जी। ये शायद 2000 समथिंग की बात है, शायद 2005 की बात होगी, मुझे ठीक से वो याद नहीं है, या उससे पहले की बात होगी। तो उस टाइम पे ये था कि दाऊद इब्राहिम के बेटे की जो शादी है, वो बेटी की जो शादी है वो आप मियां दाद के बेटे से होनी थी और दुबई में होनी थी। होटल का नाम पता था, तो इसीलिए वहाँ पे प्लानिंग की गई कि वहाँ पे आएंगे जरूर, और इसलिए वहाँ पे प्लानिंग कर दी गई। लेकिन उसको फेल कर दिया गया हमारे एजेंसीज के द्वारा ही, या उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट था, उन्होंने इसको सक्सेस नहीं होने दिया। तो एजेंसी इसी तरीके से काम करती हैं। अब ये पता था कि जो हानियान है ये जाएंगे, हमास के जो लीडर हैं ये जाएंगे ईरान के अंदर, उनके प्रेसिडेंट के स्वेरिंग इन सेरेमनी के अंदर। तो इसीलिए इनको देखा कि आएंगे तो जरूर, और पक्का मौका था। देखा जाए तो इनको और जगह भी अटैक कर सकते थे, क्योंकि रेगुलरली टर्की और ओमान के बीच में, टर्की और गल्फ के कंट्री है जो जहाँ पे रहते थे, वहाँ पे घूमते रहते थे, आते रहते थे। लेकिन इनको उन दोनों कंट्री के साथ टर्की में छेड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अदरवाइज टर्की के साथ वार हो जाता। और दूसरी तरफ आपका जो गल्फ की कंट्री है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम थी कि उनके साथ इजराइल के रिलेशन अच्छे थे, वो रिलेशन को बिगाड़ना नहीं चाहते थे, वहाँ पे पीस टॉक भी चल रही थी। तो इसलिए इन्होंने देखा कि ईरान एक अच्छा मौका है यहाँ पे इनको मारने का, यहाँ पे आएंगे जरूर, और इसीलिए उनको टारगेट किया गया ईरान के अंदर। और इनकी इंटेलिजेंस ने पूरे तरीके से काम किया। और देखिए, यहाँ पे जो पूरी इनके ऊपर नजर रखी गई, वो रखी गई अजरबैजान के थ्रू। अजरबैजान के साथ ईरान के इजराइल के रिलेशन भी अच्छे हैं, मुस्लिम कंट्री है, ईरान के नज़दीक है। और जब यहाँ पे एक वार होता है अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में, तो अर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन इजराइल अर्मेनिया को सपोर्ट नहीं करता, वो सपोर्ट करता अजरबैजान को, और ईरान अर्मेनिया को सपोर्ट करता है। तो ये एक यहाँ से देखो, इसीलिए इजराइल अजरबैजान के रिलेशन अच्छे बना के रखा हुआ है, ताकि उनके थ्रू ईरान पर नजर रखी जाए। और एक इसी तरीके से काम किया गया। उसके अंदर कहा जाता है कि इनका जो सारी का जो यूनिट था अजरबैजान के अंदर, उन्होंने सारी प्लानिंग की, इसको एग्जीक्यूट किया। और देखिए, एक बात मैं कहूँगा कि एक जो यहाँ पे अक्टूबर 7 को इंसिडेंट हुई थी, जहाँ पे 1200 इजरायलीज को हमास के लोगों ने मारा था, मुझे लगता है कि अब उसका पूरा बदला ले लिया गया, जो हमास के चीफ को मारा गया। और जो इस टाइम पे वार चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में पैलेस्टाइन के अंदर, उसमें 40,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियन को मारा जा चुका है, और जबकि 1200 इजरायलीज को इन्होंने मारा था, धोखे से मारा था। और साथ में 1 लाख से ज्यादा लोग सीरियसली इंजर्ड है, किसी के हाथ चले गए, किसी की बाजू चलेगी, और 2 मिलियन लोग वहां पे इम्पैक्ट हुए। तो मुझे लगता है कि इजराइल ने एक बड़ा अच्छा बदला ले लिया है हमास के साथ, उनके चीफ को मार करके। मुझे लगता है कि फाइनल ब्लो दे दिया उन्होंने हमास को, और हमास को एक सबक बता दिया है कि तुम्हारी यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी जिस तरीके से कर रहे थे। और दूसरी बात है कि उनको पता है कि ईरान के तो पहले भी IRGC के जो चीफ थे इनके, उनको ही मारा था, और बड़े इनके जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे उनको भी इजराइल ने मारा था।
देखिए, ये जो कई लोग यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं इंडिया और इसराइल के बीच में। इसराइल का सर्वाइवल इन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट है। जैसे आजकल पाकिस्तान इंडिया के अंदर मिलिटेंट अटैक करता है, हमारे को वो नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हमारा सर्वाइवल उस पर डिपेंड नहीं है। हम क्यों थोड़ा सा चुप रहते हैं, क्यों कॉशियस रहते हैं कि हमारे कुछ और भी इंटरेस्ट हैं। हमको बाकी कंट्री के साथ ट्रेड देखनी है, बिजनेस देखनी है, तो इसलिए हम कई चीज़ों के ऊपर थोड़ा सोच समझ के काम करते हैं। लेकिन इसराइल का सर्वाइवल इसी चीज़ के ऊपर है। वो इसराइल ने जिस तरीके से हमास के एक मिलिटेंट को मारा, एक टेररिस्ट को मारा, मैं सोचता हूँ कि बड़ा अच्छा काम किया इसराइल ने। पूरे जो आपकी दुनिया है उसके लिए भला का काम किया है। सूद साहब, सॉरी फॉर दिस, मैं जो इस हमास के लीडर को फलस्तीनी लीडर कह गया, गलती में क्षमा चाहता हूँ। ये वैसे हनियान के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है, ये एक आतंकवादी था और ये बहुत चोरी छिपे काम कर रहा था। कभी ये टर्की के दौरे कर रहा था, कभी ये कतर के दौरे कर रहा था, और अभी प्लानिंग में लगा हुआ था। लेकिन सूद साहब देखिए, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं कि जो बाइडेन सेज किलिंग ऑफ हनियान नॉट हेल्पफुल फॉर गजा ट्रूस नेगोशिएशंस। ये जो बाइडेन कह रहे हैं कि ये जो हनियान की जो किलिंग है, इससे गजा का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये है कि इस पूरे मसले पर सर भारत भी अभी चुप है। भारत ने भी, मुझे नहीं लगता कि कोई अभी तक इस पर कोई रिएक्शन आया है। इसकी वजह क्या है? देखिए, भारत के जो रिलेशन है वो पैलेस्टाइन के साथ है, हमास के साथ हमारे कोई रिलेशन नहीं है। पीएम मोदी पैलेस्टाइन में विजिट किए थे, लेकिन जो हमास का कंट्रोल का एरिया वहां नहीं विजिट किए थे। हमारे प्रेसिडेंट भी विजिट कर चुके हैं वहां पे पैलेस्टाइन के अंदर, इजराइल भी विजिट कर चुके हैं। तो हमास कोई कंट्री नहीं है, हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है और हमें इनके साथ ना कोई सिंपैथी है। ये जरूर है कि पीएम मोदी ने जब इजराइल को सपोर्ट किया था, जब इन्होंने अक्टूबर 7 को यहाँ पे अटैक किया था इजराइल के अंदर। लेकिन अब आप इनकी बात कीजिए जो बाइडेन की। अब मुझे एक बात बताइए, इंसिडेंट है अक्टूबर 7 की, जहां पे टेररिस्टों ने 1200 इनोसेंट लोगों को किडनैप किया, मारा, कत्लेआम बचा दिया उन्होंने। क्या कसूर था उनका? आम आदमी थे। अगर हमास को लड़ना तो लड़े इजराइल की आर्मी से, वहां तो लड़ेंगे नहीं, वहां से तो भाग जाते हैं, टनल में छुप जाते हैं। छुपते किसके पीछे? सिविलियंस के पीछे। और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि वहां पे ट्रूस में, नेगोशिएशन में वहां पे फायदा नहीं होगा इसका। तो क्या चल रही थी नेगोशिएशन? क्या इजराइल के जो लोग हैं जिनको हमास ने पकड़ा, उनको छोड़ दिया? 10 महीने हो चुके हैं, उनको बंदी बना के रखा है, तंग किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। और इजराइल ने कुछ लोगों को छुड़वा लिया अपनी हिम्मत से, अपने जज्बे से। लेकिन इसका मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जब तक हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन वहां रहेगी, ये पीस होने नहीं देंगी। इजराइल भी सर्वाइव करे, तुम भी रहो, इजराइल को भी रहने दो। लेकिन ये जो मुस्लिम लोग हैं यहाँ पे, हमास के या बाकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के, ये दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते। ना क्रिश्चियंस को बर्दाश्त करते हैं, ना बर्दाश्त करते हैं ये अपने यहूदी को, ना ये हिंदुओं को बर्दाश्त करते हैं। तो सबकी सिचुएशन सेम है। आपने देखा है वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पे किस तरीके से आपके पेरिस के अंदर मुस्लिम्स ने कत्लेआम मचा दिया वहां पे, और किस तरीके से जर्मनी के अंदर भी इन्होंने टेररिज्म फैला रखा है। हम तो भुगत ही रहे इनको, इंडिया तो इनको भुगत ही रहा है, पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म आता है। लेकिन एक बात जरूर है कि इजराइल ने हमको एक रास्ता दिखा दिया है कि अब टाइम आ चुका है, जो पाकिस्तान के मिलिटेंट इंडिया के अंदर घुस के यहाँ पे टेररिस्ट अटैक करते हैं, उनके ऊपर एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। और वैसे भी गवर्नमेंट हमारी पूरी तैयार है इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं हानियान की डेथ की, मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया इजराइल ने। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं जो बाइडेन की, जो बाइडेन किसी भी तरीके से कोई वर्ल्ड पीस या किसी इशू के ऊपर वर्ल्ड में सक्सेस नहीं हुए। इनका टोटल फेलियर हुआ है और यूएस का टोटल एक्सपोजर हुआ है, चाहे इजराइल हमास वार हो, चाहे रशिया यूक्रेन वार हो। और इनकी स्टेटमेंट कोई मायने भी नहीं रखती। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी तरीके से पीस आ सकती थी। जब तक हमास में हनियान जैसे लीडर बैठे थे, पीस आने का मतलब ही नहीं था। और अब भी मुझे नहीं लगता कि जब तक हमास रहेगा पीस नहीं आएगी। इसको तो एलिमिनेट करना ही पड़ेगा और इजराइल इसी के ऊपर लगा। अगर हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेंगे तो इजराइल का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। सूद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो घटना हुई है, जिस तरह से हमास के इस लीडर को मारा गया है, उस पर अभी तक तो वैसे इजराइल की ओर से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि हमने मारा है, वो चुप है इस पर। दूसरा सवाल इससे एक और जुड़ा हुआ है कि हम भी आतंकवाद से पीड़ित हैं।
हम भी सीमा पार से आतंकवाद को लगातार झेल रहे हैं, हमले झेल रहे हैं, आज भी झेल रहे हैं। भारत के लिए इसमें क्या सबक है? क्योंकि पाकिस्तान जिस प्रकार इजराइल अपने दुश्मनों को उनके घर में जाकर एलिमिनेट कर देता है, तो क्या भारत को ये रणनीति नहीं अपनानी चाहिए? देखिए, भारत ने भी ये पॉलिसी अपनाई थी। हमारे जब लोग जाते थे इजराइल के अंदर, क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस के पे आपस में इंटरेक्शन होते हैं, तो इजराइल कहता था जिस तरीके से हम काम करते हैं आप भी करो। लेकिन बात क्या है कि इजराइल की पॉपुलेशन कुछ लाख की है, हमारी पॉपुलेशन है 140 करोड़ की। हमको उनका इंटरेस्ट भी देखना है। ये अमेरिका को तो पता है कि वो इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, इजराइल को भी पता है। इजराइल अपने जो एक्सपोर्ट करता है वो आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, साथ में अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करता है। हमको अपने लोगों को फीड भी करना है। अगर हमारी कंट्री में सैंक्शन लग जाएंगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी, इजराइल पे सैंक्शन लगेगी तो इजराइल तब भी लड़ेगा, और अमेरिका की मजबूरी है इजराइल को सपोर्ट करना। देखिए, हम हर एक कंट्री का अपना अपना इश्यू होता है, हर एक कंट्री की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हमने 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के ऊपर, इफेक्टिव सर्जिकल स्ट्राइक की, और ऐसा नहीं है कि जो आतंकवाद चल रहा है पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान का आतंकवाद झेला जाएगा। पूरी तैयारी चल रही है पाकिस्तान को सबक सिखाने की, लेकिन हर एक इशू का एक टाइम होता है, हर एक इंसिडेंट का टाइम होता है। और आप देखिएगा कि किस तरीके से तैयारी करके पाकिस्तान के बैंड बजा दिया जाएगा। पाकिस्तान में पिछले 1 साल के अंदर 29 मिलिटेंट मारे गए थे। किसने मारे, किसने मरवाए, इसको कहना यहाँ पे ठीक नहीं होगा, लेकिन मरवाए तो सही। हाँ, बंद हो गए अभी, जब से यूएस ने शोर मचाना शुरू कर दिया, कभी निज्जर पे कभी पन्नू पे, तो इंडिया इस टाइम पे चुप बैठा है, वेट कर रहा है यूएस के इलेक्शंस की। अगर यहाँ पे यूएस का इलेक्शन होता और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जीत जाती है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो इंडिया बड़ा इफेक्टिव बदला लेगा पाकिस्तान से, और लेना वैसे भी है, नहीं होगा तो तब भी लेगा। लेकिन कुछ इशू ऐसे आते हैं कि जैसे पीएम मोदी की विक्ट्री का मार्जिन कम हुआ, इससे फर्क पड़ा, हमारी वर्ल्ड में थोड़ी सी इमेज डाउन हुई, पोजीशन डाउन हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये मिलिटेंट बैठे हुए हैं इस टाइम पे जम्मू के अंदर, जो एक्चुअली एसएसजी के कमांडोज हैं पाकिस्तान के, उनको मारने के लिए हमने और ज़्यादा यहाँ पे सख्ती कर दिया, हमने और ज़्यादा फोर्सेस को भेजा है। इंटेलिजेंस नेटवर्क को जम्मू के अंदर जो इस टाइम पे कुछ मिसिंग था उसको भी स्ट्रेंथन कर दिया, और मुझे लगता है कि 2-3 महीने के अंदर ये टेररिस्ट को खत्म कर दिया जाएगा। नहीं तो पाकिस्तान से बदला तो लिया जाएगा, और शायद लिया भी जा रहा हो। आप देखिए पाकिस्तान कैसे चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के लोग कैसे सड़कों पे उतरे हुए हैं, किस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो इसके अंदर हो सकता है कि इंडिया का भी रोल हो, इंडिया भी कुछ रोल प्ले कर रहा हो। कहना तो नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन कहना पड़ेगा, स्पेशली अपने लोगों को बताने के लिए कि ये गवर्नमेंट उस टाइप की गवर्नमेंट है जो चुप नहीं बैठी, ना मोदी चुप बैठे हैं, ना बैठेंगे, और बदला लिया जाएगा। आज नहीं तो कल, सिर्फ टाइम की बात है। आज हम बदला ले सकते हैं, 5-7 लोगों को और मार सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, एक सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि एक बड़ा मेजर प्लान चल रही हो पाकिस्तान को सबक सिखाने की, और देखिएगा। और मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर ऐसा भड़कम मचाया जाएगा कि पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान को सीख नहीं पाएगा, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा। तो सूद साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि जो घटना हुई है, जो जिस प्रकार के एक खूंखार आतंकवादी को मारा है इसराइल ने, वो एक बहुत बड़ी घटना है। और इसके बाद कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इसके बाद। लेकिन जहां तक अमेरिका का सवाल है सर, अमेरिका जिस तरह से इसराइल के पीछे खड़ा है, और उसने ये तक स्टेटमेंट दिया है कि इसराइल पर अगर कोई अटैक हुआ ईरान की ओर से तो ये माना जाएगा कि वो इसराइल पर नहीं, अमेरिका पर अटैक है, फिर हम निपटेंगे इससे। लेकिन इस तरह से उसने कोई भारत के लिए नहीं कहा। भारत के पक्ष में इस तरह खुलकर कभी अमेरिका नहीं बोला कि हम भारत के साथ होंगे, फिर या वो भारत जो इंडिया पर अटैक अमेरिका पर अटैक माना जाएगा। देखिए, ऐसा है, जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर 3 बार अटैक किया, 62-65 में, तब अमेरिकन आर्म्स उसने यूज किए थे, उसी के दम पे उसने अटैक किया था। 7/11 का जो अटैक था उस टाइम पे अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जब अटैक पाकिस्तान ने किया। जब कारगिल अटैक हुआ तो ये जरूर है, उस टाइम पे जब पाकिस्तान नीचे हो गया, ये अप्रोच है, उस टाइम पे अप्रोच किए यूएस के प्रेसिडेंट पे, तो उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं करेंगे, आप खुद कुछ करिए। लेकिन अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, और हिंदुस्तान अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। 71 में भी लड़ा था, अब भी लड़ेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि पाकिस्तान के चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे इस बार, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए जाएंगे, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक करने के मूड में नहीं है। इंडिया एक प्लान बना रहा है किस तरीके से पाकिस्तान के टुकड़े किए जाएं, और ये एक जो इस टाइम पे इंडिया की तरफ से जो रिप्लाई मिलेगी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, 4 टुकड़े होंगे पाकिस्तान के। लिख लीजिएगा इस बात को।
तो देखते हैं सूद साहब ये सिचुएशन कहाँ तक जाती है। फिलहाल तो माहौल में काफी तनाव है, तो इसको रीड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आगे फिर आपसे इस मुद्दे पर बातचीत होगी। फिलहाल नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।